स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। दोस्तों, समालोचना पाठ योजना बीएड जो विद्यार्थी कर रहे हैं शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान जब 20 लेसन आप पढ़ा चुके होते हैं, क्रिटिसिज्म लेसन, उसके बाद में उन 20 पाठ योजनाओं के आपके जो अनुभव रहे हैं, जितना आपने सीखा है, उसकी एक समालोचना पाठ योजना पढ़ानी होती है। अर्थात 20 पाठ योजना में जो आपका सीखा, आपने जो आपका अनुभव रहा है, जो आपने सीखा है उसके अंदर कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, टीचिंग एड दिखाने के बारे में, शिक्षण को बहुत ही रुचिकर बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका रही है, कितना वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाया है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए और आपकी एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है और वो समालोचना पाठ योजना के माध्यम से आपके शिक्षण कराने के जो तरीके हैं उन पर केंद्रित रहता है। तो मित्रों, आज हम समालोचना पाठ योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक समालोचना पाठ योजना तैयार करनी है। और आप यहाँ देखें, समालोचना पाठ योजना बनाते समय शिक्षक जो है वो किन किन बातों का ध्यान रखे, जो छात्र अध्यापक है वो किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे उससे अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी रहे। वो समालोचना पाठ योजना के माध्यम से जो विद्यालय के अंदर उसने शिक्षण कराया है, प्रैक्टिस की है, उसका एक आंतरिक परीक्षा होती है। और जब ये आंतरिक परीक्षा होती है, सेम इसी पैटर्न पर वार्षिक पाठ योजना का भी निर्माण होता है। तो आप यूँ मान के चले कि जैसे बोर्ड में एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही एक आपका प्री बोर्ड एक तरीके से ये है, ऐसा मान करके चलें। तब आप कैसा परफॉर्म कर पाएंगे फाइनल लेसन में, उसका ये एक प्री एग्ज़ाम है, यानी कि शिक्षण का। ठीक है, तो समालोचना पाठ योजना को हम देखते हैं तो किस तरह से हम तैयार करेंगे इसको। देखें, सबसे पहले देखें, समालोचना पाठ योजना आपके महाविद्यालय के द्वारा आपको डायरी दी जाएगी, उसमें समालोचना पाठ योजना का आपको निर्माण करना है। ठीक है, तो जैसे आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही आपको समालोचना पाठ योजना का भी निर्माण करना है। तो इसमें जो आपका सबसे बेस्ट लेसन रहा है उसको आपको इसके अंदर लेना है। और जो फॉर्मेट होगा उस तरह से, विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, विषय आपका भूगोल से हम आज बनाएंगे, उसमें देखें ये कालांश लिख देंगे, कक्षा इसमें लिख दी, प्रकरण है हमारा वायुमंडल की संरचना और इसमें समय लिख दिया हमने 40 मिनट। और यहाँ पर आपके रोल नंबर या आपका नामांक, नाम, पिता का नाम, ये सारी डिटेल आपकी डायरी के फ्रंट पेज पे हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। अब यहाँ देखें, जब आप शिक्षण उद्देश्य तैयार करेंगे, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थियों में क्या होगा, ये जब तैयार करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जो शक्ति है, पूरी जो ताकत है, आपको बेस्ट से बेस्ट आपका लेसन आपको तैयार करना है ताकि आप एग्जामिनर जो होते हैं उनको प्रभावित कर सकें। इसके अंदर आप मिनिएचर लगाएंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए शिक्षण उद्देश्य में, यहाँ हमने ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य है, व्यवहारगत परिवर्तन है। तो ज्ञानात्मक में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर आपको दो लिखने हैं, सभी में ये ध्यान रखें, विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा लिखा आपने अवबोध, विद्यार्थी क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल की व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अवबोध में, विद्यार्थी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल की तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोग में लिखेंगे, विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और दूसरा लिखेंगे आप, विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। तो इस तरह से आप ये जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। चौथा कौशल का है, तो यहाँ पर लिखेंगे वायुमंडल की संरचना का चित्र बनाकर सूचनाएं संकलित करने में कुशलता प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना को बनाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा लिखेंगे अभिरुचि में, यहाँ विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और यहाँ पर जो छठा है अभिवृत्ति का,
उद्देश्य हमारा शिक्षण, उसमें लिखेंगे विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे और विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो चूंकि ये आपने 20 लेसन पाठ्य योजना जो बनाई है उसमें आपने बहुत अनुभव से इसको सीखा है, तो यहाँ आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और पूर्व के वीडियो में भी हम इन जो शिक्षण उद्देश्य हैं, व्यवहारगत परिवर्तन क्या क्या होते हैं, ये हम आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे सहायक सामग्री, यहाँ पर कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री यानी कि जो भी है आपको चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, यहाँ पर कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री का मतलब है एवरीथिंग आपको चीज़ जो एक शिक्षक का व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जो आपको पढ़ाने में सहायक सामग्री है। इसके साथ ही आपको वायुमंडल की संरचना की जो जितने भी परतें हैं उनका चित्र आपको साथ में रखना है। शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि का आप इसके अंदर प्रयोग करेंगे। जो जो भी आप प्रयोग करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम यहाँ पर देखें, जैसे आप समालोचना पाठ योजना बनाएंगे तो छात्र वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि विद्यार्थियों को वायुमंडल की सामान्य जानकारी है। यहाँ प्रस्तावना जब आप बनाएंगे तो फॉर्मेट यही रखेंगे, बहुत सुंदर तरीके से आपकी डायरी जो लगेगी, आकर्षक दिखेगी। तो फॉर्मेट बनाएं, उसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं, कई तो ऐसे लिख देते हैं बिगर फॉर्मेट के, तो वहाँ आपका जो अंक प्राप्ति का माध्यम है वो वहाँ पर घट जाता है। तो यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। अब यहाँ प्रश्न जैसा कि पढ़ाएंगे वो आपको ध्यान रखना ही है। इसमें सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में कुल कितनी परतें पाई जाती हैं? 5। और वायुमंडल की 5 परतों के बारे की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? ये एक समस्यात्मक प्रश्न या निरुत्तर। तो मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बता दिया, तो उस तरीके से आप इसका ध्यान रखते हुए आप कहेंगे। फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन लिखेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये प्रस्तावना होगी। अब आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखें, अब जो आपको डायरी में फॉर्मेट बनाना है वो इस तरीके से जैसा आपने पहले बनाया है। यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया या विद्यार्थी क्रिया या सहायक सामग्री या शिक्षण विधि और शामपट्ट कार्य। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट आपका होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। अलग अलग डिफरेंट कलर के पेन का आपको उपयोग करना है, जैसा कि आप यहाँ डिजिटली रूप से जो हमने समालोचना पाठ योजना तैयार की उसके हिसाब से। अब जब आप शिक्षण उद्देश्य बोल देंगे, उसके बाद में आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बाद में आप पूछेंगे हमारे अगले टॉपिक से संबंधित विकासात्मक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? तो सर्दी, गर्मी, वर्षा विद्यार्थी बताएंगे, इस क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थियों में सुबह के समय सर्दियों में सुबह के समय कम दिखाई देना किस कारण से होता है? तो कोहरे के कारण से कम दिखाई देना होता है। तो अब कोहरा और वर्षा की घटनाएं वायुमंडल में किस स्थान में घटित होती है? तो यहाँ पर निरुत्तर या फिर आपका ये जो समस्यात्मक एक तरीके से प्रश्न रहेगा अगले टॉपिक के लिए, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों हमारे पूर्व के जो वीडियो हैं उसमें हमने जो प्रश्न कौशल है उसमें ये बताया कि प्रश्न कौशल किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अब चूँकि कोहरे ये जो घटनाएं होती हैं जो क्षोभ मंडल में होती, तो यहाँ हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा क्षोभ मंडल। तो इस तरह से आपको जो 3 शिक्षण बिंदुओं को लेकर के इसमें बनाना है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फाइनल लेसन में वार्षिक पाठ योजना में अधिक अंक, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो अभी वो होते हैं यहाँ पर परीक्षक, उनको प्रभावित करने के लिए किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ देखें, छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। इस परत की ऊंचाई 13 किमी तक होती है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो कि वनस्पतियों सहित सभी जीवों का श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। इसकी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ये आपको लेसन प्लान की जो डायरी है उस ये जो हमारी क्रिटिसिज्म उसमें आपको लिखना है। इस तरह से पढ़ाने के जो तरीके हैं वो आपको पूर्व के कई वीडियो में हम बता चुके हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब यहाँ पर जब इसको समझाएंगे, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि का आप इसके अंदर प्रयोग करेंगे। तो ये चित्र के माध्यम से आप बताएंगे कि हमारी पृथ्वी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल और सबसे नीचे जो है वो क्या है? क्षोभ मंडल।
तो वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण क्षोभ मंडल है। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पर ये सब चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी, इसकी जस्ट सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है यहाँ पर क्षोभ मंडल, तो यह सहायक सामग्री के माध्यम से आप क्षोभ मंडल के बारे में जितना पुस्तक में लिखा हुआ है, जितना आपने लेसन प्लान में बनाया है, उससे कहीं अधिक आपको समझाना है और अच्छे ढंग से समझाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये जब आप पढ़ा चुके होंगे उसके बाद में विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछेंगे। क्या विद्यार्थियों ने सीखा? तो पहला प्रश्न आप पूछेंगे क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जैसे आपने पढ़ा है विद्यार्थी आंसर देंगे 13 किमी। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे 13 किमी और क्षोभ। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो क्षोभ सीमा कहलाती है और ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे क्षोभ सीमा। तो यहाँ पर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा शुरू करेंगे तो वहाँ हम विकासात्मक प्रश्न फिर पुनः पूछेंगे। तो वायुमंडल यातायात के कुछ उदाहरण बताइए। आप बताइए कि वायु यातायात के कौन कौन से उदाहरण हैं, अर्थात वायु में हवा में हम किस किन माध्यमों से जाते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। तो जैसे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ठीक वैसे ही विकासात्मक प्रश्न होते हैं। अंतर क्या होता है, यहाँ पाठ का विकास करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी आंसर देंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में, ये आपको लिखना है। समताप मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे, यहाँ समताप मंडल लिख देंगे। फिर आप कहेंगे ठीक है विद्यार्थियों, अब हमारा सेकंड टॉपिक है वो चलता है समताप मंडल। तो इस तरह से आप क्रिटिसिज्म लेसन का निर्माण भी करेंगे और पढ़ाएंगे। छात्र अध्यापक कथन यहाँ से शुरू करेंगे। क्षोभ सीमा की लगभग 50 किमी तक की जो ऊंचाई है वो समताप मंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंड इसी मंडल में जल करके नष्ट हो जाते हैं। समताप मंडल के ऊपरी वायुमंडल की यह तीसरी परत मध्यमंडल कहलाती है और इसका विस्तार जो है वो 80 किमी से लेकर के ऊंचाई तक होता है, 80 किमी तक की ऊंचाई तक होता है। मध्यमंडल में प्रवेशी जो विकिरण हैं वे अवशोषण के लिए जलकण, धूलकण, बादल व ओजोन नहीं होती, इसलिए मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है वो क्या है, वो मध्यमंडल। यानी इस तरह से आप लेसन प्लान में अच्छी अच्छी बातें, आपका क्रिटिसिज्म उसमें लिखेंगे, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे तो और अच्छे ढंग से इसको पढ़ाएंगे। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखें, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब जब आप इसको पढ़ाएंगे तो वहाँ देखें यह व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि का आपको प्रयोग करना है। यहाँ आप बता देंगे पृथ्वी से जो हमारा क्षोभ मंडल है जस्ट उसकी जो ऊपर वाली जो परत है वो यहाँ चित्रों के माध्यम से आप इसमें समझाएंगे। तो ये जो गतिविधियाँ हैं ऐसा आपको आकर्षक जो चित्र है मॉडल आपको दिखाना है, जिससे कि परीक्षक जो होते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 2 एग्जामिनर पीछे बैठेंगे और दोनों जब आपको देखेंगे उसके बाद ही आपको कितने अंक देने हैं ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 किमी ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे समताप मंडल, 80 किमी मध्य मंडल। जो भी चीज़ें आप पढ़ाते जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि के द्वारा आप इसको समझाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जब ये पढ़ा देंगे तो जस्ट उसके बाद में आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। सामान्यतः 2 बोध प्रश्न पर्याप्त रहते हैं, 2 या 3 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। समताप मंडल में कितनी किमी तक की ऊंचाई तक है? तो वहाँ पर लिख देंगे आप 50 किमी। विद्यार्थी बताएंगे, यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर विधि भी लिखेंगे, प्रविधि जो भी हैं आपकी वो लिखेंगे, और जो आप सहायक सामग्री हैं वो मिनिएचर या आपको यहाँ पर लगाना है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड किस परत में जल करके नष्ट हो जाती हैं? तो विद्यार्थी आप पढ़ा है तो बताएंगे समताप मंडल। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो मध्य मंडल सीमा कहलाती है। अब ये बोध प्रश्न पूछ लिया आपने विद्यार्थियों से। अब हम इसमें अगले टॉपिक पर जाने के लिए फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर देखें, आधुनिक संचार के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर टेलीफोन, टीवी, मोबाइल, ये जो है वो आधुनिक संचार के साधन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेलीफोन, टीवी, मोबाइल आदि संदेश एक दूसरे तक कैसे पहुँचते हैं? यानी कि टेलीफोन, टीवी, मोबाइल के आदि के जो संदेश हैं वो एक दूसरे तक कैसे पहुँचते हैं? तो वो पहुँचते हैं कृत्रिम उपग्रहों से। अब कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की कौन सी परत में स्थापित होते हैं ये विद्यार्थियों को पता नहीं है, तो ये हमारा समस्यात्मक या निरुत्तर रहेंगे विद्यार्थी। और यह ब्लैक बोर्ड पर जो भी आप पूछते जाते हैं उसको लिखते जाइए ताकि विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित हो
हो सके। तो ये कैसे करना है, ये हमने आपके पूर्व के वीडियो जो है हमारे, उनमें एक एक कौशल को हमने समझाया है। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, इन सब का जो है वो अध्ययन किया जाएगा, मतलब जांचा जाएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु, यहाँ पर तीसरा जो है, ठीक है विद्यार्थी, हम समताप मंडल और बहिर्मंडल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ देखिए छात्र अध्यापक कथन में वायुमंडल में 80 किमी 400 किमी तक की ऊंचाई पर स्थित चौथी परत समताप मंडल कही जाती है या उसको कहा जाता है। सब तापमंडल के निचले भाग में 360 किलोमीटर मोटी परत आयनमंडल कहते हैं उसको, और संचार की दृष्टि से यह परत अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगों की इसी परत में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल कहलाती है। इस परत में गैस की सामान्य नियम लागू नहीं होते। गुरुत्वाकर्षण होने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के सूक्ष्म कण आसानी से शून्य में विस्तृत हो जाते हैं। ये आपको अपने जो क्रिटिसिज्म लेसन की डायरी है उसमें इस तरह से आपको लिखना है, यानी इसके बारे में जानकारी जुटा करके अच्छी अच्छी बातें और कनेक्टिविटी से इसको लिखना है, क्रमबद्ध लिखना है। अब यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर लिख दिया व्याख्या और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा सुंदर आकर्षक मिनिएचर आप अपनी डायरी में लगाएंगे और इसी का जो बड़ा रूप है वो आप बच्चों को दिखाएंगे। यहाँ पर ये हमारा ग्लोब है, यानी कि ये पृथ्वी के बारे में हमने इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो इसके जो भाग हैं उनको, जो यहाँ पर हम तापमंडल और बहिर्मंडल के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आप इंडिकेशन करते हुए विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बच्चों को ये आकर्षक लगे, बच्चे आसानी से इसको समझ सके, इस दृष्टि से आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लिखेंगे संचार की दृष्टि से और बहिर्मंडल, ये आपको ब्लैक बोर्ड पर इससे रिलेटेड जो है वो आपको लिखना है। बहुत प्रश्न पूछेंगे, आयन मंडल किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो संचार की दृष्टि से विद्यार्थी बता देंगे। और अत्यंत विरल गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो वो बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। तो इस तरह से जब आप इस चीज़ को पूछ लेंगे तो फिर आपको ये सब पढ़ाने के बाद में आपको इससे रिलेटेड जो है वो बहुत प्रश्न आपके हो गए। अब आपने पूरा लेसन जो है वो पढ़ा दिया, इसके पश्चात आप पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। तो ये जो स्टेप हैं आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे कि लेसन प्लान की कौन कौन से स्टेप है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टेप कब आई। अब देखिए मूल्यांकन के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें आप यहाँ पे। देखिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको लिखना है। मूल्यांकन प्रश्न ये आप चाहे तो लपेट फलक जो होता है उसके ऊपर लिख करके भी ला सकते हैं, इसमें आपको क्रिटिसिज्म लेसन में इसमें अनुमति होगी। और ये आपको अपनी दैनिक पाठ्य योजना जो क्रिटिसिज्म लेसन पाठ्य योजना की डायरी उसमें इस तरह से उसको तैयार करना है। तो पढ़ाने की दृष्टि से आप लपेट फलक पर इसको लिख कर ला सकते हैं। प्रश्न होगा हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पूछना है विद्यार्थियों से। ओजोन परत पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, ये सत्य है कि असत्य है, ये विद्यार्थियों से आपको पूछना है। तो आपका मूल्यांकन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्तियों का प्रश्न देना है। उसके अंदर सभी मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में जैसे घटित होती हैं, ये रिक्त स्थान, तो क्षोभ मंडल या समताप मंडल, ये आपको विद्यार्थियों से पूछना है। तो जो आपने पढ़ा है विद्यार्थी इसका सही से जवाब देंगे तो इसका मतलब आप पढ़ाने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे मध्यम, यहाँ पर फिर लघुतरात्मक प्रश्न लिखना है। देखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान का है और लघुतरात्मक, हमें सभी प्रश्नों का समावेश इसके अंदर करना है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर पूछना है और शॉर्ट में पूछने हैं सारे। आयन मंडल और हमारे लिए किस दृष्टि से उपयोगी है। वायुमंडल की कितनी परतों में विभाजित किया गया है, वायुमंडल कितनी परतों में, उनके नाम आप लिखिए या आप नाम बताइए। जैसे इस तरह से आपको प्रश्न पूछना है। और फिर लास्ट में आपको देना है गृह कार्य, यानी कि क्रिटिसिज्म लेसन में एवरी स्टेप इज द इम्पोर्टेंट, हर चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण है। क्रिटिसिज्म लेसन हो चाहे फाइनल लेसन हो, वहाँ पर एक छात्र अध्यापक की हर गतिविधियों को उसके अंदर शामिल किया गया है। समालोचना पाठ्य योजना का अर्थ ही ये है कि जो विद्यार्थी ने 20 पाठ्य योजना पढ़ाई है तो उसमें क्या सीखा है उसने, इसका मूल्यांकन जो है वो समालोचना पाठ्य योजना में या वार्षिक पाठ्य योजना में किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, जब जो दो परीक्षक होते हैं वो आपका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं वो इसके अंदर हम अब देखते हैं। तो यहाँ देखें हम समालोचनात्मक टिप्पणियाँ पर्यवेक्षक तथा परीक्षक के द्वारा ये भरी जानी है, ये आपको नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ ये स्टेप अपनी
तो जैसे ही आप गृह कार्य दे देंगे, उसके पश्चात में आपके लेसन प्लान का जो समालोचना पाठ योजना है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब वहाँ पर आपको लिखनी है समालोचनात्मक टिप्पणियाँ। तो ये जो परीक्षक पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं शिक्षक, जो आप समालोचना के इसमें क्या होता है, सीनियर जो गुरुजी होते हैं, सब एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के, वो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का वो आपका जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको देखेंगे किस तरह से। तो वहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ देखी जाएंगी वो यहाँ पर देखें। शिक्षण उद्देश्य, आपने शुरू में जो शिक्षण उद्देश्य लिखे हैं समालोचना पाठ योजना बनाते समय, तो वहाँ पर आपके शिक्षण जो उद्देश्य हैं उनका भी अध्ययन उसके अंदर देखेंगे। वो प्रस्तावना और पाठ का विकास आपने कैसे किया है वो आपने देखेंगे। अब उसमें ये देखा जाएगा कि आपने अच्छे ढंग से किया है या उसमें कुछ कमी रही है, तो कमी होगी तो वो सब लिखेंगे उसके अंदर। दूसरा है पाठ्य वस्तु आपकी कैसी रही, क्या वास्तव में सिस्टमेटिक थी, व्यवस्थित ढंग से आपने पाठ्य योजना में जो निर्माण किया है वो आपका अच्छे तरीके से था, ये सब चीज़ें उसमें देखी। ब्लैक बोर्ड वर्क, इसमें श्यामपट्ट का उपयोग आपने किस तरीके से किया या नहीं किया, कंप्लीट किया, बिल्कुल नहीं किया, अच्छे ढंग से व्यवस्थित लिखा कि नहीं लिखा, ये चीज़ें जो हैं वो श्यामपट्ट पर आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें आपके देखी जाएंगी। उसके बाद में प्रश्न में जैसे मैंने बताया आपको कि आपके प्रस्तावना के प्रश्न देखे जाएंगे, आपके विकासात्मक प्रश्न देखे जाएंगे, आपके बोध प्रश्न देखे जाएंगे, आपके मूल्यांकन प्रश्न देखे जाएंगे, आपने गृह कार्य प्रश्न देखे जाएंगे, यानी सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके इसमें देखे जाएंगे। उसके बाद देखें अध्यापक का व्यक्तित्व, इसमें अध्यापक का व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण है। जो भी आपकी समालोचना पाठ योजना हो चाहे वार्षिक पाठ योजना हो, एक अध्यापक का व्यक्तित्व बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेस में होना चाहिए, यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसके पास में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ में होनी चाहिए। और उसके बोलने का तरीका, उसका विद्यार्थियों के साथ में अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके व्यक्तित्व में आती हैं जो कि प्रभावित करती हैं। उसके बाद में छात्र सहभागिता का देखेंगे कि जब शिक्षक पढ़ा रहा था तो उसमें विद्यार्थियों ने कितना हिस्सा लिया, ये विद्यार्थी रुचि ले रहे थे कि नहीं रहे थे, विद्यार्थियों जवाब दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, शिक्षक जब प्रश्न पूछ रहा तो विद्यार्थियों की क्या स्थिति थी। तो छात्र सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यदि कक्षा में नीरसता तो नहीं थी गई, इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु का विश्लेषण आपने किस तरीके से किया, जो आपने वायुमंडल के परतों के बारे में बताया, तो कौन कौन से आपने इसके अंदर जो सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, ये सब चीज़ें उसमें किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। विषय वस्तु का जो विश्लेषण है आपने अच्छे ढंग से विस्तारित रूप से उसको बताया है, बच्चों के समझ में आया है, एक एक पॉइंट को आपने क्लियर किया है, ये यहाँ पर उसको लिखा जाएगा। और अंत में मूल्यांकन और गृह कार्य के बारे में आपने किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, तो ये आपका हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन उसके अंदर किया जाएगा। तो ये आपको आपके जहाँ गृह कार्य देते हैं जस्ट उसके आगे आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है। समालोचना पाठ योजना में, वार्षिक योजना में नहीं करना है, समालोचना के अंदर केवल करना है। जब वार्षिक नेक्स्ट वीडियो में वार्षिक योजना के बारे में बताएंगे तब आपको उसमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर समालोचना में इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो सीनियर जो गुरुजन होंगे, जो परीक्षक होंगे और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, वो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए समालोचनात्मक टिप्पणियाँ यहाँ पर जैसे शिक्षण के उद्देश्य आपके लिए, तो वायुमंडलीय संरचना के प्रकरण के अनुसार शिक्षण ठीक पाए गए। यदि पॉजिटिव होगा, अच्छे अंक आएंगे तो आपको ये लिखेंगे। नेगेटिव अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर वो टिप्पणी डाल देंगे। ठीक है। प्रस्तावना पाठ का विकास, प्रस्तावना पाठ की प्रस्तावना पूर्व ज्ञान आधारित थी, पाठ का विकास ठीक प्रकार से किया गया। पाठ्य वस्तु पाठ का प्रस्तुतिकरण अच्छा पाया गया। श्यामपट्ट का उपयोग में लिखेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग व्यवस्थित किया गया। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछे गए तथा प्रश्नों की संरचना प्रस्तुतिकरण अच्छा रहा। अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा रहा। छात्र सहभागिता, कक्षा के दौरान छात्र सहभागिता पाई गई। विषय वस्तु विश्लेषण, वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्रों के माध्यम से सामान्य रूप में समझाया गया। मूल्यांकन कक्षा में कराया गया तथा गृह कार्य दिया गया। इसका मतलब है ये जितने भी 9 के 9 पॉइंट हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, आपको अच्छे अंक की तरफ ले जाएंगे। यही अगर आपका प्रस्तुतिकरण कक्षा में अच्छा नहीं रहा तो ये नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे, जो कि आपके जो अंक हैं वहाँ उसमें निश्चित रूप से कटौती होगी।
तो यदि आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, समालोचना पाठ योजना, चाहे वो वार्षिक पाठ योजना हो, उस वार्षिक पाठ योजना में यही ऑब्जर्वेशन आपका होगा। तो आप, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सभी अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और कहीं ना कहीं ये आपको यदि अच्छे अंक दिलाने में या एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करने में, आपके स्किल को बढ़ाने में यदि उपयोगी हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।